नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा विषय है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। आइए इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और कुछ जो बिंदु यहाँ महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, आइए उन्हें भी साथ के साथ देखते हुए चलते हैं। पहला जो प्रमुख बिंदु है वह यह है कि बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। कब से कब तक? 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। वज्र यानी परंपरा, ये ध्यान रखिएगा, कौन सी परंपरा के सिद्धाचार्य होते हैं? वज्र यानी परंपरा के। बौद्ध सिद्धों में वज्र यानी परंपरा के सिद्धाचार्यों की वे रचनाएं जो दोहा तथा चर्या पदों के रूप में उपलब्ध हैं। किन किन रूपों में? दोहा के रूप में तथा चर्या पदों के रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें बौद्ध तांत्रिक मान्यताओं को वाणी मिली है। सिद्ध साहित्य है तो कौन कौन सी प्रमुख बातें पता चली हमें यहाँ? पहला तो सिद्ध जो है वो बौद्ध सिद्ध है, उनकी कौन सी परंपरा है? वज्र यानी परंपरा। और साथ ही साथ उनकी रचनाएं किस रूप में उपलब्ध हैं? दोहा और चर्या पदों में। और इनमें बौद्ध में तांत्रिक मान्यताएं मिली हुई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोहा चर्या पदों का जो विषय है वो भी पता चल रहा है कि क्या है, उनमें बौद्ध तांत्रिक मान्यताओं को वाणी मिली है। तो बौद्ध तांत्रिक मान्यताएं इनका विषय है, दोहा और चर्या पद। और ये रचनाएं किनकी है? सिद्धों की। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सिद्ध साहित्य कहेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें देखते हुए चलना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध किस परंपरा से जुड़े हुए थे, तो आप कहेंगे कि वज्र यानी परंपरा से। 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सही होगा। तो कोई एक विकल्प ये होगा कि वो वज्र यानी परंपरा की बात उसमें की गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की संख्या, ये भी महत्वपूर्ण है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। किनके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन और प्रबोध चंद्र वागची के अनुसार। इसे हम याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं क्या है। सिद्धों का क्षेत्र कौन सा था, इसे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण विषय है। बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र था। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी क्षेत्र जो है भारत के, यह सिद्धों के प्रमुख केंद्र थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो बिंदु है उसे देखते हैं। सिद्ध साहित्य के संपादन एवं अन्वेषण में हर प्रसाद शास्त्री सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहा कोश का प्रकाशन 1917 ईस्वी में बोध गान व दोहा शीर्षक से, और राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत से सिद्ध साहित्य के दुर्लभ ग्रंथ लाकर हिंदी काव्य धारा शीर्षक से संपादन का योगदान है। मतलब इन्होंने किया है, क्या किया है? योगदान दिया है। किस क्षेत्र में? सिद्ध साहित्य के संपादन करने में और अन्वेषण मतलब खोज करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन कौन दो है? हर प्रसाद शास्त्री और राहुल सांकृत्यायन। इन दोनों की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि यहाँ 2 पुस्तकें हैं। एक तो है बौद्ध गान ओ दोहा, ये यूजीसी नेट की परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी में इससे प्रश्न अक्सर आए हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि ये प्रश्न भी आए। तो याद रखेंगे कि बौद्ध गान ओ दोहा कब प्रकाशित हुई, और साथ ही साथ इसके अंदर किनका वर्णन किया गया है, इनका वर्णन विषय क्या है, इस पुस्तक का वर्णन विषय क्या है। और सिद्धों के चर्या गीत
गीतों एवं दोहा कोश का। और राहुल शंकरदायन की पुस्तक का क्या नाम है? तो हिंदी क्या नाम है? हिंदी काव्य धारा शीर्षक से इसका भी संपादन किया गया है। तो आप देख रहे हैं, ये भी चौथा जो बिंदु है ये भी महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, सिद्ध कवियों के नाम के आगे पा शब्द आदरार्थक है। आदरार्थक मतलब आदर का अर्थ देने वाला है, आदर सूचक है। तो सिद्ध कवियों के नाम के आगे पा लगा ही रहता है। जैसे सरह पा, लुई पा, डोम्भी पा, कुकुरी पा, कणप पा, ऐसे बहुत सारे सिद्ध कवि हुए हैं। 84 की संख्या है, जिनमें की 81 सिद्ध कवि है और 3 योगिनियां हैं। उन पर भी आगे चर्चा हम करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। तो इनके नाम के आगे पा लगा ही रहता है, इसे ध्यान में रखना है। जब भी आप किसी नाम को देखेंगे और अंत में देखेंगे कि पा है, जैसे सरह पा, सबर पा, लुई पा, तो आप समझ जाएंगे ये सिद्ध कवि है। तो ये भी याद रखने के लिए जरूरी है। इसके बाद सिद्धों का विवाह प्रथा में क्या था? अनास्था थी। विवाह प्रथा में अनास्था थी, किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था का विरोधाभास मिलता है। ये गृहस्थ होते थे, जितने भी सिद्ध कवि हैं सभी गृहस्थ होते थे, लेकिन विवाह प्रथा में इन्हें अनास्था थी, उसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। तो ये भी एक विरोधाभास दिखता है सिद्धों के अंदर कि क्या है कि वो अपनी गृहस्थ जीवन में तो आस्था रख रहे हैं, लेकिन विवाह प्रथा में उन्हें आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था। आगे देखिए, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लुई पा का था। लुई पा का 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था। ये 8वीं सदी में हुए हैं। सिद्ध कवियों की भाषा संध्या भाषा या संध्या भाषा कही जाती है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिद्ध कवियों की भाषा क्या थी, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबरपा की प्रसिद्ध रचना चर्यापद है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि चर्यापद किसकी रचना है? तो सबरपा की, नाम याद रखेंगे सबरपा। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रमुख कुछ सिद्ध कवि हुए हैं जो प्रसिद्ध हैं, लुईपा, कणप्पा, डोम्बीपा और मिनप्पा। और सरपा पर टिप्पणी तो आएगी ही, क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगी सरहपा पर। और अंतिम जो बिंदु है कि 3 प्रमुख योगिनी, परीक्षा में यूजीसी नेट की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि 3 योगिनियां, कितनी योगिनियां हैं और नाम आ गए थे, नाम पूछे गए थे। तो मणिभद्रपा, इन्हें आप याद रखें, कनक लपा और लक्ष्मीकरा। कनक लपा और लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, कनक लपा और लक्ष्मीकरा, ये 3 नाम आपको याद रखने ही हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।